पदार्थों के आपसी संयोजन एवं अभिक्रिया को समझाने के लिए परमाणुओं के रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके अभिक्रिया को समझाने के लिए सन 1886 में रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया एवं उसके अभिक्रिया को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्हीं मॉडल को समझने के लिए मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अणु एवं परमाणु को समझने के लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 3। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो चैप्टर है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आप देखेंगे कि परमाणु और अणु होते क्या है, उनकी आपसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और इसके बारे में और चीजें देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा चैप्टर परमाणु एवं अणु। अब परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु क्या है और अणु क्या है और इनकी आपसी अभिक्रियाएं क्या हैं जिससे ये नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यदि आप देखते हैं कि रासायनिक संयोजन का नियम, तो रासायनिक संयोजन का नियम होता क्या है ना, रासायनिक संयोजन के नियम से बनता क्या है, इन्हीं को समझते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन का नियम में होता क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो एक नया परमाणु का निर्माण करता है या अणु का निर्माण करता है। ठीक है, जैसा आप देखेंगे पाएंगे कि क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 है। ठीक है, ये जो है C से कार्बन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो एक नया उत्पाद का निर्माण करता है जिसका नाम है CO2। ठीक है, यानी O2 जो है आपस में, O2 क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है और C क्या होता है बेटा, कार्बन होता है। इन दोनों ने आपस में जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर आप पाएंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक नया क्या है, प्रोडक्ट है। यहां पर ऑक्सीजन जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बन से, मतलब इनमें कुछ न कुछ आपसी संबंध में आपसी क्रियाएं हुआ होगी, है ना। उन्हीं आपसी क्रियाओं के कारण यहाँ पर एक हमें क्या मिला है, उत्पाद मिला है जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये हमें एक क्या करता है, प्रोडक्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि हिस्ट्री में क्या है, जो पुराने है ना हमारे पास्ट में जो है साइंटिस्टों ने क्या बताया इसके बारे में, कौन सी डिस्कवरी दी है, कौन सी थ्योरी दी है ना, उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत यानी हमारे महान साइंटिस्ट जिनका नाम है कहा, महर्षि कणाद। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ है ना धूल के कण है ना, डस्ट पार्टिकल्स जो है, वायु के कण है, इनके बारे में बताने के लिए इन्होंने चर्चा की, है ना। अब इन्होंने जो सबसे पहले बताया कि जो एक क्या है कि जो महर्षि कणाद है, क्या है, ये आपको दिख रहे हैं बाबा, है ना, ये जो बाबा जी हैं, इन्होंने क्या बताया, इन्हीं बाबा जी का नाम क्या है, महर्षि कणाद। ठीक है, क्योंकि उनकी वेशभूषा आपको बिल्कुल वैसे लग रही है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत की जो दार्शनिक महर्षि कणाद है ने ये बताया था कि जो द्रव्य है यानी पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, विभाजित करते हैं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को यदि तुम क्या करते हो, डिवाइड करते हो, उसको कूटते हो, तो आपको छोटे छोटे से पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है, ये किसने बताया था बेटा, कणाद ने बताया था, है ना। तथा अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब हम प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा और इसे अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जब महर्षि कणाद ने बताया कि जब हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो एक सीमा ऐसी आती है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आप देखो वाटर पार्टिकल, आप पानी के कणों को आप विभाजित कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लेकिन वही पानी का
बना हुआ बर्फ को आप क्या कर सकते हो, विभाजित कर सकते हो, है ना। यहीं पर यदि आप देखो कि एक छोटा सा पत्थर है, स्टोन्स है, उसको आप पीस डालो और एक पीसने के बाद एक ऐसे उसका पाउडर मिलेगा जिस पाउडर को और महीन आप नहीं पीस पाओगे, केवल वही उसकी लास्ट स्टेज होगी, है ना। मतलब ये कहना है कि हमारे पास जो पदार्थ है यदि हम उसको क्या करते हैं बेटा, विभाजित करते हैं, तो विभाजित करते करते एक सीमा ऐसी आएगी, एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पर वो पदार्थ बिल्कुल विभाजित नहीं होगा। और जब विभाजित नहीं होगा तो वह सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं। समझ में आया। ये किसने बोला था, महर्षि कणाद ने बोला था। किसने बोला था बेटा, महर्षि कणाद ने बोला। उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है, पकुधा कात्यायान। क्या नाम है, पकुधा कात्यायान। ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हारे साइंस की बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन है साइंटिस्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो ये आम के पेड़ के नीचे, कुछ किसी का पेड़ आम का है कि किसी दूसरी चीज का है, उसके नीचे बैठकर ये अपनी साधना कर रहे हैं, है ना, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, अब सोच लो कि ये पूजा करते करते ये बता सकते हैं, लेकिन तुम इतनी करते हो कुछ नहीं बता पाते हो, है ना, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पर यदि आप देखोगे कि ये क्या बोल रहे हैं, कौन है इनका नाम, पकुधा कात्यायान। ये भी एक क्या है, भारतीय है। ध्यान रखना, इसके पहले जो है जो कणादि है वो भी क्या थे, भारतीय थे, और ये भी एक क्या है, भारतीय है। ये कहते हैं कि इस मत में, किसमें, जो अभी उन्होंने बताया कणादि ने, कि जो पदार्थ है उसको हम विभाजित करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे परमाणु कहते हैं। उसी मत को इन्होंने प्रस्तुत किया दोबारा से, है ना, पकुधा कात्यायान। इन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ होता है, कण जो होता है ना, ये संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और ये द्रवों के विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे बेटा मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक O है, ये O है, ये O है, ये O है। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे। ये भी ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो ये O2 बनाएंगी। यहां पर मान लीजिए H है और H है तो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो H2 बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर H, ठीक है, 2 है प्लस O है तो ये आपस में रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा बेटा, H2O बना लेगा। मतलब इनका ये कहना है कि जो कण है, मतलब यहां पर यदि आप देखोगे तो ये O क्या है, कण है। जब ये दो कण आपस में मिल गए तो क्या बनाए, एक दूसरा कण, यानी दूसरी चीज का निर्माण किए, है ना। तो वही बोल रहा है कि जो कण होते हैं यदि ये आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एक नए कण का क्या करते हैं, रूप देते हैं, पदार्थ के अलग अलग रूपों को प्रस्तुत करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे कहां पर, ये ऑक्सीजन में, तो आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन एक और दो ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं। यहीं पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर ले या विक्रिया कर ले तो क्या बनाए बेटा, वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कण है आपस में जब मिल जाते हैं, आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, है ना। ये किसका बोलना था, पकुधा कात्यायान का मानना था। ठीक है, अब आगे यदि देखोगे तो एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, डेमोक्रेटिक। ठीक है, ल्यूसिपस, डेमोक्रेटिक एंड ल्यूसिपस। ये बताते सुझाव दिया कि यदि हम द्रव को विभाजित करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सके, उन्हें अविभाज्य कणों को परमाणु कहते हैं, अर्थात अविभाज्य कहा जाता है। मतलब जैसा अभी आपने देखा कि कणाद ने बताया कि यदि कोई पदार्थ है उसको विभाजित करते, सेम उनके जैसा इन्होंने बताया, है ना। उसमें कणाद में और इनमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि पदार्थ को जब हम विभाजित करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, वही क्या होता है, परमाणु। इन्होंने वही तो चीज बता रहे हैं। इन्होंने बताया कि यदि द्रव्य है उसको विभाजित करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब वो क्या होता है, हम कणों को पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं, दोबारा से हम क्या नहीं कर सकते हैं, विभाजित
नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये अविभाज्य कणों को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों के आधार पर थे। ध्यान रखना, विचारों के आधार मतलब जो कहते हैं ना कि जैसे आप देखते हो कहीं पर गए हो, पता चला कि बाबा ने कुछ बोला है ना, तो अपने मन से बोल दिया, बोला है कि कल पूरी रात पूरा दिन बारिश होगी, लेकिन होती नहीं है ना। पता चलेगा कल क्या होगा, तेज धूप निकलेगा, बारिश हो रही है। तो ये जो है एक तरह से हाइपोथेटिकल जो है, कहते हैं ना कि भविष्यवाणी कर दिया गया है। तो ये इन्होंने बोला कि ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक इनको कुछ नहीं पता था। एक हाइपोथेटिकल इन्होंने बताया है, एक सोच समझ कर बताया है ना। ये अपनी चेष्टाओं और ज्ञान के आधार पर इन्होंने बताया है, ठीक है। फिर इन विचारों को वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं थे। मतलब जो कणाद ने बताया है ना, बकुधा जो है उन्होंने जो बताया, और ये जो है डेमोक्रेटिक है ना, और ल्यूसिपस जो है इन्होंने जो बताया, इनके सभी जो विचार हैं इनके द्वारा बताए गए मत को प्रदुस्त यानी एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से सिद्ध करने के लिए किसी के पास कोई भी चारा नहीं था जिससे वो इसको सिद्ध कर पाए, प्रूफ कर पाए कि ऐसा नहीं है। लेकिन साइंस है, धीरे धीरे क्या होता है, लोगों के मन में कोई ना कोई नए नए विचार डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, जिसके बेसिस में क्या हुआ कि फिर नए डिस्कवरी हुए, नए खोज हुई, जिसके बेसिस में जो है अलग अलग जो है मत दिए गए, जिसमें से आप देखेंगे कि जो सबसे पहला है रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का जब नियम दिया, इसको एक साइंटिस्ट ने दिया, दो साइंटिस्टों ने मिलकर दिया, जिनका नाम लावाइजिए एंड जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, रासायनिक संयोजन के नियम को रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, जो ये बताता है कि जो अणु है, परमाणु है, आपस में जब रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये प्रायोगिक जो है आज का साइंटिस्ट जो आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग कर रहे हैं, प्रयोगों को दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं, उन्हीं प्रयोगों को बताने के लिए ये कौन साइंटिस्ट आए थे, जिनका नाम था लावाइजिए एवं जोसेफ क्या है, प्राउस्ट। इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग कार्य के पश्चात रासायनिक संयोजन के नियम को प्रस्तुत किया था। अब वो जो रासायनिक संयोजन का नियम है, तो ये आपके सामने कौन कौन से, जैसा आप देखेंगे, द्रव्य संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा जो है गुणित अनुपात का नियम, तीसरा जो है स्थिर अनुपात का नियम, चौथा जो है गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम, और अगला जो है पांचवा जो है पारस्परिक अनुपात का नियम। ये जो नियम है ये क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम प्रस्तुत करता है। ध्यान रखना, आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस में पूछ देता है और उसमें 4-5 में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा, बाकी नहीं देगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से दिए गए में से कौन सा रासायनिक संयोजन का नियम है, तो ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है कि आपको द्रव्यमान संरक्षण दे दिया जाए, गुणित अनुपात का नियम, मतलब इन 5 में से कोई एक ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूर याद रखना कि रासायनिक संयोजन नियम कौन कौन से होते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गैलुसैक का, गैसीय आयतनों का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, ये सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम होता है। क्या होता है बेटा, रासायनिक संयोजन का नियम होता है। इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो है लावाइजिए एवं जोसेफ प्राउस्ट ने जो बताया है कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, और जो पदार्थ होते हैं, अणु जो होते हैं, ये आपस में कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और कैसे अपने नेचर को, अपने गुणों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि हम किसी भी पदार्थ को ना तो बना सकते हैं, ना तो उसे नष्ट कर सकते हैं। मतलब हम में ऐसी क्षमता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को क्रिएट कर सके, है ना, हम बना सके, और ना तो हम में इतनी क्षमता है कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस आप ये कर सकते हो कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है और उसको आप उबालना प्रारंभ करते हो, हीट करना प्रारंभ कर देते हो। क्या करते हो बेटा, हीट करना प्रारंभ कर देते हो, गर्म करना प्रारंभ करेंगे।
आप पाएंगे कि कुछ टाइम बाद, कुछ मिनटों, कुछ घंटों बाद ये पानी पूरा वेपोरेट हो गया, आपके इस बर्तन में कोई पानी बचेगा, लेकिन वो पानी नष्ट नहीं हुआ है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित। पहले जो था, जब इस पात्र में था तो द्रव अवस्था में था, जब आपने इसको हीट दिया, गर्म किया, तो किसमें कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि द्रव से किसमें कन्वर्ट हुआ? गैस में, वेपर में कन्वर्ट हुआ, वाष्प में कन्वर्ट हुआ। तो ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ ना, क्या नष्ट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है ना। जैसे मान लीजिए यहां पर आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए ये लकड़ी है, ठीक है, और लकड़ी में हमने क्या किया? लकड़ी को जलाया। जब लकड़ी जलेगी तो लकड़ी के साथ साथ क्या निकलता है? आग निकलती है, हीट निकलती है, और साथ में जब लकड़ी जल चुकी होती तो कोयला बचता है ना। तो दो चीजें आपको मिली, एक मिली हीट और दूसरा मिला कोयला, ठीक है। तो मतलब यदि आप देखोगे कि लकड़ी जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुई है, नष्ट नहीं हुई, बस उसकी अवस्था परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है बेटा? अवस्था परिवर्तन, यानी अवस्था में परिवर्तन आ गया, चेंजेस आ गया, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है इस आग को क्या करेगा? जलाने में हेल्प करेगा, और पानी जो होता है इसको बुझाने का काम करेगा। लेकिन यहीं पर यदि आप देखोगे कि जो वाटर है, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर जो है ये क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? बोलिए। तो ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वाटर वेपर बने, यानी रिएक्ट करेगा तो वाटर जलवाष्प को बना रहा है। तो अब यहाँ पर यदि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? जब हमने आग को जलाया तो हमने आग को जब जलाया तो हमें मिलता है कार्बन। क्या मिलता है? कार्बन, यानी जिसको आप बोलते हो कोयला। क्या मिलता है बेटा? कोयला, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होते हैं, जब हम कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया वाटर से कराते हैं तो हमें क्या मिलती है? ध्यान रखना, यहां पर क्या है? CO2 की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? H2O के साथ करा रहे हैं। तो यहां पर क्या CO2 आपस में रिएक्ट कर लेगा? तो देखो यहां पर बेटा, यहां पर जब होगा तो आप देखेंगे कि जो जल रहा है, बर्निंग हो रहा है, किसके? आगो जल रही है, लकड़ी जब जल रही है तो इसमें क्या हो रहा? ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, ठीक है, और यहां से CO2 निकल रही है, ठीक है। अब ये आगे जब जाएगा तो ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो ये हमें मिलाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखोगे कि इसी को हम समझते हैं, यह एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दिया है, क्या दिया है हमें? सोडियम कार्बोनेट दिया है बेटा। कितना दिया है? क्या दिया है बेटा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या दिया है? सोडियम कार्बोनेट दिया है, ठीक है। दिया है हमें, क्या दिया है? सोडियम कार्बोनेट। कितना दिया है? 5.3 ग्राम, ठीक है। एवं 6.0 एथेनॉइल अम्ल से अभिक्रिया करता है। मतलब ये जो है क्या करता है? किससे? 6 ग्राम जो है एथेनॉइक अम्ल से अभिक्रिया करता है, और जब ये अम्ल से अभिक्रिया कर जाता है तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जब अभिक्रिया करता है तो ये क्या करता है? ध्यान रखिएगा, 2.2 क्या कर रहा है? CO2 दे रहा है, साथ में और क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 8.2 ग्राम जो है सोडियम एसिटेट दे रहा है, और साथ में 0.9 जो है H2O दे रहा है। ये क्या है? सोडियम एसिटेट, ठीक है। अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये क्या होता है? 8.2 सोडियम एसिटेट है। तो देखिए, ये अभिक्रिया के पहले का क्या है? क्रिया कारक है, ठीक है। और यहां पर यदि आप देखेंगे पाएंगे कि ये जो है अभिक्रिया के बाद का है, जब अभिक्रिया कंप्लीट हो गया है। यदि इसका अमाउंट देखेंगे तो टोटल होता है, जोड़ोगे तो 5 और 6 कितना हुआ? 5, है ना। यानी देखोगे तो 11.3 के समथिंग आएगा,
कितना आएगा 11.3। अब यहां पर देखो क्या इतना आ रहा है, तो देखो यहां पर आप देखोगे कि 2.2 प्लस 8.2 प्लस 0.9, तेरी आप देखोगे तो कितना आ रहा, यदि आप ऐड करोगे तो 9, 2 और 2 कितना हो गए 13, 1। अब यहां पर देखो, यहां पर देखोगे तो 8, 2 10 और 1 11, 11, तो ये हो गया 11.3। तो आप देख रहे हो कि अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया के पहले दोनों में जो पदार्थों का अनुपात है बिल्कुल बराबर। अभिक्रिया के पहले जो है सोडियम कार्बोनेट और एथेनॉइक अम्ल का जो अमाउंट है वो टोटल कितना है 11.3 ग्राम, और अभिक्रिया के पश्चात जो है CO2 और सोडियम एसिटेट और H2O का जो अमाउंट है वो कितना है 11.3। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों में क्या है, मात्राएं समान है। यही तो हुआ है कि एक रूप से जब दूसरे रूप में भी परिवर्तन हो गया लेकिन उसमें किसी तरह का विखंडन नहीं हुआ, उसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया है। समझ में आया कि नहीं? तो यही तो है यहाँ पर जो अभी आपने लिया, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का सृजन या विनाश संभव नहीं है। मतलब आप किसी भी द्रव्यमान का आप क्या नहीं कर सकते हो, विनाश नहीं कर सकते हो, ना तो उसे बना सकते हो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। मतलब जितना अभिक्रिया के पहले रहेगा उतना ही अभिक्रिया के बाद रहेगा, दोनों में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? मतलब ये है कि यदि हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीजों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। जैसे आप डेली खाना खाते हो तो यदि आप देखते हो कि खाने में जो है सब्जी में दाल में जो भी आप नमक डालते हो, तो यदि नमक का अमाउंट एक फिक्स रहता है तो आपको बिल्कुल टेस्टी लगता है ना। लेकिन यदि नमक का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाए या थोड़ा सा ज्यादा लग जाए तो आप देखोगे कि वो फीका लगने लगेगा। मतलब यदि उसका अनुपात एक फिक्स है, स्थिर है, तो आप उस अभिक्रिया क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। और यदि कम हो गया, ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस। ऐसे यहां पर भी है। इस नियम के अनुसार शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होते हैं, है ना, निर्मित होकर बनते हैं, वह मिलकर निर्मित हुआ तथा इन तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है, फिर चाहे यह यौगिक क्या हो, किसी भी स्थान पर प्राप्त हो अथवा निर्माण की कोई भी पद्धति से हो। मतलब वो कैसे भी बना हो और कहीं भी पाया जा रहा हो, उसका अनुपात क्या है, हमेशा निश्चित रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास है ऑक्सीजन और कार्बन। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन। यदि ऑक्सीजन को आप देखोगे तो ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन से किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, C से। ठीक है, इन्हें समझ में आए। ऑक्सीजन का जो मोल होता है यानी ये 16 ग्राम और इसका ये, आप देखोगे कि ये दोनों का अमाउंट सेम है। ठीक है, तो यदि आप देखोगे कि जब ये आपस में रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ध्यान रखना यहां पर CO2 बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है बेटा, CO2। अब यहां पर यदि आप देखोगे तो कार्बन का जो अणु होता है वो क्या है, कैसा होता है, 12, यानी इसका एटॉमिक नंबर कुछ अलग होता है और इसका अलग होता है। यदि आप देखोगे तो इसमें क्या आता है 12 और इसमें क्या आएगा 16 आता है। ठीक है, अब देखोगे कि इनको क्या करना है, बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इनमें इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। यदि आप देखोगे कि CO2 में C और O2 का अनुपात हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि C 1 हो जाए O भी 1 हो जाए, तो यहाँ पर इसका अनुपात फिक्स नहीं होगा। ये क्या होगा, अनबैलेंस होगा, बैलेंस नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर यदि आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन को जो है अनुपात जो है किसी के साथ जब ये क्रिया करता है तो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो ये किसका नियम हो गया बेटा, स्थिर अनुपात का नियम। अगला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है,
तो इन्हीं को समझाने के लिए डाल्टन साइंटिस्ट है, ये है, आपको दिख रहा होगा, ये कौन है, इनको बोलते हैं जॉन डाल्टन। क्या है बेटा, जॉन डाल्टन। ठीक है, ये जो जॉन डाल्टन साहब है, इन्होंने परमाणु के संयोजन का एक नियम दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि जो परमाणु है आपस में कैसे संयोजित होते हैं, आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं। इसी को समझाने के लिए उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, अब ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, तो ये क्या कहता है, रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर तथा स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। मतलब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और जो स्थिर अनुपात का नियम है, इन दोनों को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में बताता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। मतलब जो है डाल्टन का कहना है कि जितने भी तरह के पदार्थ है, द्रव्य है, वो सभी किससे मिलकर बने हैं बच्चा, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इतना समझिए। पहला डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऑल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ एटम्स। समझ में आया कि नहीं? फिर क्या होता है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, ना ही उत्पन्न होते हैं, ना ही क्या होता है, उनका विनाश होता है। यह अंशतः है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करते हैं। मतलब क्या होता है कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, उनका ना तो विखंडन होता है, ना तो नष्ट होता है, उनका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ये किसका कहना है, जॉन डाल्टन का। किसका कहना है, जॉन डाल्टन का। अगला इनका नियम सिद्धांत क्या था, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मतलब जो तत्व दिया गया है, उनका जो रासायनिक गुणधर्म होता है और पदार्थ होता है, वो क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको बताया अभी H2O, तो यहाँ पर H2O में H और O2 का जो परमाणु है, वो द्रव्यमान दोनों का क्या होता है, निश्चित होता है। समझ में आए? नेक्स्ट क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। मतलब कहना यह है कि अलग अलग जो परमाणु है, उनका द्रव्यमान क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अलग होगा, उसका गुणधर्म अलग होगा, कार्बन अलग होगा, उसका गुणधर्म अलग होगा, है ना, हाइड्रोजन होगा, उसका गुणधर्म अलग होगा, आयरन होगा, उसका गुणधर्म अलग होगा। तो वही यहाँ पर ये भी बोला गया है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के जो द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं बेटा, भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अगला, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात के संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब कहना इनका ये है, अगला जो कहना इनका ये है कि भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या, मतलब बहुत ही छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। बड़ी इकाइयां इनको नहीं चाहिए, छोटी चाहिए, स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए। ठीक है, तत्वों के अनुपात में संयोजन कर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, यौगिक का। यह अंश स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करते हैं। मतलब ये किस नियम को सिद्ध करता है, स्थिर अनुपात के नियम को। अगला इनका नियम सिद्धांत क्या था, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी परमाणु, कोई भी यौगिक हुआ, उसमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, स्थिर होती है। कैसे होती है जरा देखिए, यदि आप पाएंगे कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। ठीक है, अब सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होने का मतलब कैसे है कि जैसे आप देखोगे कि C में O2 का क्या होता है, निश्चित होता है ना। H में H2O में H और O2 की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और इनका अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे ये देखोगे
कि परमाणु होता क्या है। अभी आपने देखा कि इन्होंने जो जॉन नॉल्टन है ना, इन्होंने परमाणुओं के बारे में बताया, उनके अस्तित्व के बारे में बताया कि जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। जो परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर, है ना, अणुओं का निर्माण करते हैं, पदार्थों का निर्माण करते हैं, इनका नेचर के बारे में बताया, स्थिति के बारे में बताया, है ना। तो अब आगे हम देखते हैं परमाणु होता क्या है, ठीक है, यानी व्हाट इज एटम्स। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म में बदले उस अभिक्रिया को संयुक्त होता है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो अपने रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेता है तो वह अपने आप में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। कैसे, मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन है, जब वाटर बनाता है तो आप देख रहे हो कि H2O जब बन रहा है बच्चा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अपने नेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, है ना। ये अपने गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। बिना गुणधर्म में परिवर्तन लाए ही ये क्या कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम कण है जिन्हें किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। मतलब क्या होता है, आप परमाणुओं को देख नहीं सकते हो। आप यहां पर मैं खड़ा हूं, हमारे चारों तरफ एयर है, वायु है, ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रही है? आप जहां बैठे हो, आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आप पाएंगे कि चारों तरफ एयर है, वायु है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है ना। मतलब हमारे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो है। आप एयर ले यानी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना है ना। तो आप देखोगे कि ये जो सभी प्रोसेस हो रही, क्रियाएं हो रही हैं, तो ये एक दूसरे में परिवर्तन के कारण होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर वही चीज है कि परमाणु के सूक्ष्मतम कण है, यानी सूक्ष्मतम कण है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कितना भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी हो उससे हम देख नहीं पाते, यानी ये अदृश्य है, इसको देखा नहीं जा सकता। अगला, जैसे आप देखोगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परमाणुओं की स्वतंत्र उपस्थिति संभवतः नहीं है, जबकि हीलियम, नियॉन आज परमाणुओं की स्वतंत्र उपस्थिति है। मतलब क्या हुआ, हीलियम जो होती है और नियॉन जो होती है, इनकी जो संयोजकता होती है, इनकी संयोजकता क्या होती है बेटा, पूर्ण होते हैं। ठीक है, यानी जो हीलियम है, नियॉन है, इनकी संयोजकता क्या होती है, पूर्ण होती है, मतलब इनकी बैलेंसी कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनकी संयोजकताएं पूर्ण नहीं होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोजन का दिया है। हाइड्रोजन 3 रूपों में पाया जाता है, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्राइटियम। ठीक है, तो प्रोटियम में यदि आप देखेंगे कि P जो है, आप देखोगे कि सेंटर में है और सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। ठीक है, प्रोटियम होता है। जब यहां पर जो प्रोटियम के साथ न्यूट्रियम होता है, तो यहां पर आप देखोगे इनमें जब इनमें इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर इसमें यदि आप देखोगे इसके बाद 3 जो है ट्राइटियम जो होते हैं, 3 जो है जो प्रोटॉन होंगे तो उसको बोलते हैं ट्राइटियम। 1 प्रोटॉन तो उसको प्रोटियम, 2 प्रोटॉन तो उसको ड्यूटेरियम और 3 प्रोटॉन तो उसको ट्राइटियम। समझ में आए? तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 जो हाइड्रोजन है ये अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहीं पर यदि आप देखोगे कि एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आप देखोगे कि किसी भी एटम्स को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में 8 2 4 8 है ना, 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहां पर आउटर मोस्ट क्लास जो है, मतलब बाहर वाली ये जो क्लास है, इसमें केवल 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको बैलेंस होने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, लेकिन इसके पास 2 क्या है, कम है, तो इसीलिए इसकी बैलेंसी क्या होती है, -2 होती है। समझ में आया कि नहीं? क्यों होती है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से उधार लेगा।
ठीक है, इसलिए इसमें क्या होती है, -2 होती है। अब ये स्टेबल नहीं, यदि आप कर्जदार हो तो तब भी स्टेबल नहीं हो, यदि तुम किसी को कर्जा देकर रखे हो तब भी स्टेबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि किसी को दे दिए हो तो कब वापिस होगा, और तुम किसी से ले लिए हो कब वापिस करोगे, दोनों चीज की टेंशन है ना। लिए हो तब भी टेंशन, नहीं दिए हो तब भी टेंशन। तो यहां पर वही चीज है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, बैलेंसी इनकम्प्लीट है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसमें +2 बैलेंसी ये क्या करेगा बेटा, शो करेगा। इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं है? पक्का आ गए? आगे बात करें। अब इसके बाद इसी तरह से कुछ सिंबल्स हैं, आइटम्स जो हमारे पास एटम्स के सिंबल है। जैसे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जो सिंबल होता है इस तरीके से शो किया जाएगा, है ना। फास्फोरस जो होता है इसका जो है इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में शो किया जाता है ना। फिर कॉपर जो होता है तो राउंड लगा के इसमें सी लगा दो। गोल्ड जो है इस तरीके से शो किया जाएगा। कार्बन आपको इस तरीके, सल्फर, है ना। फिर क्या होता है, ये किसका है, लेड का, ये किसका है, प्लेटिना का, ये किसका है, ऑक्सीजन का, ये आयरन का, सिल्वर का और मर्क्यूरी का। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये कुछ सिंबल्स है, संकेत है, जिसके बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन एटम्स को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है, एटम्स के कुछ क्या है, सिंबल है। अब यहां पर देखोगे ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब इस पीरियोडिक टेबल को आपको अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन ये आगे जाकर आपको पूरी याद करनी लगे पड़ेगी। अभी आपको इस पीरियोडिक टेबल में टोटल क्या करना है, 18 से 30 एलिमेंट को याद करना है। अब देखोगे कि यदि जो पीरियोडिक टेबल जो है 4 जो है क्लासेस में डिवाइड होती है, यहाँ पर 4 ग्रुप में होती है। यहाँ पर ये जो है फर्स्ट और सेकंड जो होता है इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। यहाँ पर जो होता है ये पी ब्लॉक होता है। फिर यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर यानी 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप होता है ये डी ब्लॉक होता है। और इसके बाद यहाँ 2 अलग से लेंथेनॉइड्स दिए हुए हैं और एक्टिनॉइड्स दिए हुए हैं, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो आपको टोटल एस, पी, डी और एफ, टोटल आपको 4 ब्लॉक मिलेंगे। इस 4 ब्लॉकों में टोटल आपको 118 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है? अब क्या होता है कि इसमें इस तरीके से आप देखेंगे टोटल 18 खाने आपको मिलेगा, और इस तरीके से देखेंगे तो टोटल आपको 7 खाने मिलेंगे। कैसे, जरा देखिए, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां पर 7 है, और ऐसे अब चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो यहां पर टोटल आपको 18 क्या मिल रहे हैं, तत्व मिल रहे हैं। अब इन तत्वों में से सभी को हमें एक एक करके टोटल आपको 30 याद करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हाइड्रोजन आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है। हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, आर्गन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम हो गया ना, फिर उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, है ना, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीन, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, है ना, गैलियम। इसको सभी को आपको टोटल यहां तक जो है जिंक तक टोटल आपको 30 याद करना है। कितने याद करना है, 30 याद करना है। तो अब यदि आप देखोगे तो इनको थोड़ा सा आप और याद कर ले सकते हो, अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, है ना। इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं है? तो ये बेटा क्या है, पीरियोडिक टेबल है, जिसमें आपको कहां तक याद करना है, केवल 30 तक याद करना है। इनका एटॉमिक नंबर आप इस तरीके से याद रखेंगे कि जो है यहां पर जो कार्बन है तो ये कितने नंबर में आता है, सिलिकॉन जो है कितने नंबर पे आता है, जिंक कितने नंबर पे आता है। तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है। कितना होता है बेटा, 30 होता है। समझ में आया, मतलब 30वें नंबर पर आता है। यदि आप देखोगे कि जो है कोबाल्ट जो है कितने नंबर पर आता है, 27 पे आता है। निकिल जो है कितने नंबर पे, 28 पे आता है।
कॉपर किस में आता है, 29 में आता है, जिंक किस में आता है, 30 में आता है। इस तरीके से आपको इनको एटॉमिक नंबर क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? पक्का। अब यहां पर वही जो है आपके एनसीईआरटी का ये है, जो डाटा आपको सामने दिखाया गया है, ये है एनसीईआरटी। कौन सी आरटी है? एनसीईआरटी है। ठीक है बेटा। अब एनसीईआरटी में आपको दिया है एल्युमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। तो यहाँ पर एल्युमिनियम, आर्गन, बोरॉन है ना, बेरियम, बोरॉन है ना, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। तो ये सभी क्या है बेटा? एलिमेंट है। ये तुम्हें क्या करना है? याद करना है। क्या करना है बच्चा? याद करना है। ध्यान रख ले। ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है? बिल्कुल रट्टा मारना है, क्योंकि ये बनाएंगे फॉर्मूले। यदि तुम्हें पहचानना नहीं आया, देखो ये क्या है, याद करना पड़ेगा। इसका कोई वो दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। शॉर्टकट रास्ते से यदि आप जाओगे तो वही है कि अधूरा नॉलेज लेकर जाओगे, और अधूरा नॉलेज आपको पता है कि बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। तो इसलिए पूरा नॉलेज लेकर जाना है। पहले आपको इनको याद रखना है, फिर हम इसका यूटिलाइजेशन बताएंगे कि उपयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फिर कॉपर, फ्लोरीन, तो ये सभी क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर इनका दिया है, यानी इनके नाम दिए हैं और इनके संकेत दिए हैं, सिंबल दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्या है? मॉलिक्यूल। अब देखोगे कि आपने देखा परमाणु, अब क्या देख रहे हैं? अणु। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अगला जो है अणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो एक नए पदार्थ का, नए अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु। अब यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो आपस में रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन बताया। नाइट्रोजन N2, फिर हाइड्रोजन, इसी तरह है ओजोन। ठीक है। फिर यहीं पर आप देख रहे हैं मेथेन, अमोनियम, ग्लूकोज, है ना, कैफीन। ये सभी आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करके, यानी दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिल रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हैं टोटल जो है, यहां पर जो है ये कैफीन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है, अमीनो एसिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक परमाणु मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो अणु है, ग्लूकोज है, कैफीन है, अमोनिया है, ओजोन है, हाइड्रोजन है ना। अब यहीं के यदि आप देखोगे तो H2O भी होता है, जिसको आप बोलते हैं वाटर होता है, वाटर का जो होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंबल दिख जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? अणु होते हैं। क्या होता है बच्चा? अणु होता है। समझ में आया कि नहीं? तो किसी पदार्थ का निर्माण या अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध से उत्पन्न होने के कारण होता है। मतलब जो परमाणुओं का निर्माण होता है, अणुओं का निर्माण होता है, वो परमाणुओं के आपसी अभिक्रिया के कारण होता है। ध्यान रखना। तत्व किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, और यह उस पदार्थ के सारे गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। जैसे आप H2O देख लो, जलपूर्ण गुणधर्मों का क्या करता है? प्रदर्शित करता है। मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर यदि आप देखोगे, जो तत्व होता है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, यानी कोई भी पदार्थ है उसका सूक्ष्मतम कण क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, अणु होता है। अब ये जो होता है अणु, जो होता है उस पदार्थ के सभी लक्षणों को क्या करता है? शो करता है। जैसे आप देखोगे वाटर, वाटर जो होता है सभी लक्षण को शो करता है। ठीक है। अगला क्या है? किसी भी अणु का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणु या भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच पारस्परिक, है ना, आबंध के कारण होता है। मतलब जो होता है, जो अणु का निर्माण होता है वो जो एक ही प्रकार के अणुओं से हो सकता है या अलग अलग रहता है। अब कैसे? जैसे O2 हो गया, एक ही प्रकार के हैं। अब यहीं पे H2 है जो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से समझ में आया कि नहीं? तो एक ही प्रकार से या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने से होता है। इन्हीं चीजें समझ में आया कि नहीं? ठीक है। इसके बाद क्या होता है? मॉलिक्यूल। एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये है, जैसे आप देखोगे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, सल्फर है, ये सभी जो है एक प्रकार के हो गए। फिर भिन्न भिन्न, जैसे आप देखोगे कि हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है? ये पानी है,
है ना। फिर ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा। क्या होता है बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, ठीक है। तो ये CaCO3, तो आप देख रहे हो कि ये अलग अलग तरह के अलग अलग परमाणुओं के मिलकर बनता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि इनका वर्गीकरण कैसे है, जो अणु है इनका, परमाणुओं का, अणुओं का जो वर्गीकरण है, परमाणु का वर्गीकरण कैसे होता है। तो अब यहाँ पर यदि देखोगे कि एक तरह के एक परमाणु अणु, इनमें केवल एक परमाणु होते हैं, मतलब जो जिनमें जो है एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें एक परमाणु कण बोलते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन, है ना, ये होते हैं। द्विपरमाणु का मतलब होता है जिसमें दो परमाणु होते हैं, है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये जो है दो परमाणु होते हैं। त्रिपरमाणु मतलब तीन जिसमें होते हैं, तो O3, CO2, है ना, NO2, ये जो होते हैं त्रिपरमाणु होते हैं। पहला जो होते हैं चतुर्थ परमाणु, जैसे PO4, H2O2 जो है, ये जो है चार परमाणु। बहुपरमाणु का मतलब क्या होता है, जैसे मेथेन आपने देखा होगा, एसेट देखा होगा, यानी सल्फर ऑक्टेट जो होता है ये देखा होगा, है ना। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक परमाणु खो गया, दो परमाणु खो गया, त्रिपरमाणु खो गया और बहुपरमाणु खो गया, मतलब बहुत सारे परमाणु मिलकर एक अलग से परमाणु का निर्माण करते हैं। समझ में आया कि नहीं, अणु का निर्माण करते हैं, इतना चीजें समझ में आई। आगे देखेंगे आयंस क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं। तो चार्ज कब आता है, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं या गेन कर देते हैं, तब क्या आता है, चार्ज आता है, आवेश आता है। जब किसी को आप कर्जा दे देते हो या ले लेते हो तब आप पे चार्ज आएगा। तो यहां पर आप देखिए, आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश क्या होता है, कुछ आवेश धनात्मक या ऋणात्मक अवश्य उपस्थित होते हैं, ठीक है। आयंस एक क्या होता है, परमाणु या परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है। आयन क्या होता है, एक परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिसमें कुछ आवेश यानी कुछ चार्ज क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। अब ये जो चार्ज होते हैं या धनायन होगा या ऋणायन होगा। धनायन होगा तो क्या होगा, Na, K, Ca और Al हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। और ऋणायन होगा तो Cl हो सकता है, S-2 हो सकता है, OH हो सकता है ना। तो ये क्या होते हैं, ऋणायन हो सकते हैं। समझ में आए। अब धनायन क्या होता है, ठीक है। कैटायन जिसे हम बोलते हैं, धनायन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। धनायन का निर्माण किसी भी परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से, वही निकल जाने या डोनेट कर देने से के कारण होता है। उदाहरण, इसका आकार सदैव मूल परमाणु की अपेक्षा छोटा होता है। मतलब क्या होता है, जो मूल परमाणु होता है उससे इसका आकार, इसका शेप क्या होता है बेटा, छोटा होता है। जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन। फिर अगला क्या है, ऋणायन, एनायन जिसे बोलते हैं। ऋणायन का निर्माण किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण होता है। सामान्यतः धातुओं में ऋणायन होता है। मतलब क्या हुआ कि कई सारे ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या आता है, उनमें ऋणायन आता है, यानी निगेटिव चार्ज आता है। समझ में आया कि नहीं यार, पक्का आ गया। अब अगला क्या आता है, संयोजकता। अगला क्या आता है बेटा, संयोजकता, जिसको आप बोलते हैं बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग क्या होती है, चार्ज क्या आपने देखा है ना, उसके पहले आपने देखा परमाणु देखा, अणु देखा, अब क्या है बेटा, बैलेंसिंग। किसी तत्व मूलक की अन्य तत्वों या मूलकों से संयोजन करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए O है, जैसे मेरे पास क्या है, O2 है, और यहां पर हमारे पास क्या है, H2 है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने की जो क्षमता है
वही इसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन जो है ये -2 वैलेंसी शो करता है और हाइड्रोजन जो है +1 संयोजकता शो करता है। यानी ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन में +1 चार्ज होता है। मतलब जो है ऑक्सीजन को अपने सैचुरेशन स्टेट में आने के लिए, संयोजकता में आने के लिए, अपने स्थिर अवस्था को बनाने के लिए -2 क्या चाहिए, आवेश चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहां पर हाइड्रोजन कितना है, एक ही है। मतलब ये जो है इससे अभिक्रिया करने के लिए, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के लिए मतलब हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो मतलब जब 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो ये क्या कर देगा, अभिक्रिया। तो यही इसकी क्या होती है बेटा, संयोजकता। तो वही यहां पर बताया गया है कि किसी तत्व कि अन्य तत्व की संयोग, यानी किसी तत्व का, ये एक तत्व है, इससे संयोग करने की जो है ना क्या होता है, क्षमता होती है, संयोजन की जो क्षमता होती है उसे ही बेटा हम क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। चूंकि तत्वों का संयोजन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या साझे होने के कारण, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं, है ना, या दान करेंगे या साझा कर लेंगे। तो साझा करने के कारण त्यागने या दान करने से होता है, जैसे कुल संयोज है ना, कुल संख्या उस तत्व की क्या होती है, संयोजकता। यानी जो क्या कर सकता है, दान कर सकता है या ले सकता है ना, वही संख्या उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब उसकी क्या कहलाएगी, बैलेंसी कहलाएगी। अब यहां पर आप देख रहे हो ये एनसीईआरटी, इसको आपको बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, चार्ट है, इसको आपको बिल्कुल रट्टा मान लेना। रट्टा क्यों मारना है, क्योंकि आगे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, रासायनिक सूत्र। ठीक है, क्या पढ़ोगे बेटा, रासायनिक सूत्र। और उन्हें रासायनिक सूत्र को बनाने के लिए, समझने के लिए आपको ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए। जैसे यहां पर आप देखोगे कि +1 संयोजकता दर्शाने वाले होते हैं, +2 संयोजकता दर्शाने वाले हैं और +3 भी संयोजकता दर्शाने वाले हैं। +1 में जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। +2 में आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन और कॉपर हो गया। ठीक है, यहां पर कॉपर 1 है, यहां पर कॉपर 2 है, समझ में आया। फिर +3 में एल्यूमिनियम है और आयरन है, यहां पर एल्यूमिनियम जो होता है Al+3 होता है, कॉपर जो होता है सेकंड थर्ड होता है, Fe3 होता है। फिर इसी तरह से -1 संयोजकता, यहां पर -1 संयोजकता दर्शाते हैं, फिर -2 संयोजकता दर्शाते हैं और -3 संयोजकता दर्शाते हैं। -1 संयोजकता दर्शाने वाले कौन से, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ऑक्सीजन और सल्फाइड जो होते हैं -2 संयोजकता दर्शाते हैं और नाइट्राइट जो होता है -3 संयोजकता दर्शाते हैं। तो बेटा ये क्या है, सभी एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट, ठीक है, तत्व है। अब यहां पर यदि देखोगे तो अणु जो होते हैं, जैसे यहां पर आप देखोगे कि +1 -1 संयोजकता दर्शाने वाले परमाणु अणु है, ठीक है। फिर -2 संयोजकता दर्शाने वाले अणु है और -3 संयोजकता दर्शाने वाले अणु है। -1 दर्शाने वाले क्या है, अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है ना। और -2 दर्शाने वाले हैं कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड है। और अगला -3 जो दर्शाने वाले हैं वो है फॉस्फेट। ठीक है, हम याद कैसे करें, तो इनको कैसे करोगे, NH4+, ठीक है, OH-, NO3-, ठीक है। आपसे नाइट्रेट पूछता है तो NO3, नाइट्रेट क्या होता है, NO3, उसकी बैलेंसी कितनी है, माइनस होती है। मान लीजिए आपसे कार्बोनेट पूछती है, CO3 कार्बोनेट जो है CO3 है, उसकी चार्ज कितना है, -2। ठीक है, आपसे मान लीजिए किसी ने पूछ लिया फॉस्फेट कितना है, फॉस्फेट PO4 है, उसकी कितनी है, -3 है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, याद करना है, इसको प्रॉपरली लर्न करना है, जिससे आप जो है फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से बना पाओ, सीख पाओ। ठीक है, इन चीजें समझ में आए। तो बेटा ये देखा आपने क्या, अणु और परमाणु के बारे में देखा। ठीक है, तो बच्चों डाल्टन ने परमाणु के अस्तित्व को समझाने के लिए, है ना, अपना
परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उनके द्वारा आपसी अभिक्रिया को समझाने के लिए उन्होंने एक परमाणु अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दें। तो बच्चों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।